अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कट टू फिट में खुशामदीद। इको 401 के सिलसिले में आज हम 13वें लेक्चर पर बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर पर। इससे पहले जो लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात की है कि कंज्यूमर किस तरह से फ़ायदा उठाता है या किस तरह से ऑप्टिमल चॉइस करता है, यानी किस तरह से कम पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, रैशनल डिसीजन कैसे करता है कंज्यूमर। आज के लेक्चर और आज से आगे मतलब मिड टर्म तक सीरीज़ जो है उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर होता है वो किस तरह से फैसला करता है कि किस तरह से मैक्सिमम चीज़ें पैदा की जाएँ, मैक्सिमम प्रोडक्शन की जाए, कम से कम फैक्टर्स को यूटिलाइज़ करके। फैक्टर्स कौन-कौन से थे हमारे पास? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन फैक्टर्स में कम से कम इस्तेमाल किया जाए इनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, मगर उससे पहले कट टू फिट को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले फ़र्म की तारीफ़ अहम है, मगर इतनी भी अहम नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंबाइंस रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ़र्म कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करती है, उसको सप्लाई करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द फर्म। The traditional theory of the firm says that the firm's basic goal is to maximize profit. Profit is the difference between total revenue and total cost. कहना ये चाह रहा है कि कोई भी फर्म है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मकसद है, क्या है? मुनाफ़ा कमाना है ना। जब तक मुनाफ़ा नहीं कमाएगी तो उसको फ़ायदा ही नहीं होगा, बनाने का मकसद ही नहीं होगा। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी है या थ्योरिस्ट है वो यही कहते हैं कि फ़र्म, कोई भी फ़र्म हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसका मकसद यही है कि वो मुनाफ़ा कमाए। अब टोटल प्रॉफ़िट जो होगा या टोटल रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा? पाई से डोनेट किया है टोटल प्रॉफ़िट और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को जब निकाल दी जाए। जब किसी भी चीज़ की जो कीमत आ रही है बनने में, उसको माइनस करूँगा मैं टोटल मुनाफ़े से, तो मेरे पास टोटल मुनाफ़ा आ जाएगा। आगे है प्रॉफ़िट कैसे निकाल सकते हैं? इसको पाई से डोनेट किया है और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को जब निकाल दूँगा मैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? मुनाफ़ा आ जाएगा। मुनाफ़ा यही होगा ना किसी भी चीज़ की बनने की जो कीमत आई है, उसको जब मैं टोटल रेवेन्यू से माइनस कर दूँगा, तभी आएगा ना मुनाफ़ा। तो प्रॉफ़िट को इसने पाई से डोनेट किया, ये फ़ार्मूला याद रख लें। इससे सवाल आते हैं और तकरीबन 3 नंबर का सवाल आएगा। तो सादा सा है, बस आपको वैल्यू दे दी जाएगी टोटल रेवेन्यू की, या ये कर लेगा आपको प्राइस की और क्वांटिटी की वैल्यू दे देगा और टोटल कॉस्ट की वैल्यू दे देगा। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ये 3 और 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, अहम है ये देख लें, ये मैंने लिख दिया है अगर आपको मैंने कन्फ्यूज़ भी किया हो तो। अगर उसने टोटल रेवेन्यू नहीं दिया, प्राइस दे दी और क्वांटिटी दे दी और कहता है टोटल कॉस्ट आपको अगर दे दी और फिर कहता है कि मुझे मुनाफा निकाल कर दिखाओ, तो आप टोटल रेवेन्यू पहले फाइंड कर लेंगे प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये अहम है, इस वजह से मैं जोर डाल रहा हूँ इस पर। अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जब डिमांड की बात होगी तो आप क्या बनकर सोचेंगे? कंज्यूमर बनकर सोचेंगे और जब सप्लाई की बात होगी तो आप फर्म बनकर सोचेंगे। यहाँ भी ऐसे ही है, जब कंज्यूमर बिहेवियर अपनाना होगा तो आप कंज्यूमर बनकर सोचेंगे कि आपको कैसे मुनाफा हासिल हो सकता है। जब आपने प्रोडक्शन बिहेवियर की बात करनी होगी तब आपने क्या बनने का सोचना होगा? हाँ जी, प्रोड्यूसर्स। अब ये बात कर रहा है मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट की, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कब होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा तब ही होगा जब आपका टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा और टोटल कॉस्ट कम होगी। सादा सी बात है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है। द ट्रेडिशनल थ्योरी सेज दैट द फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट। उसके बाद है फर्म्स की टाइप। अ फर्म कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप्स, जिसमें एक ही शख्स होता है, जैसे कोई भी करियाने की दुकान या गारमेंट की दुकान। पार्टनरशिप होती है दूसरी, जिसमें 2 या 3 लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और फिर कारोबार चलाते हैं। और लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी है बड़ी, उसके 100 हिस्से शेयर कर दिए जाते हैं, जिसमें जो असल मालिक होता है उसके पास 51 हिस्से होते हैं, बाकी 49 हिस्से वो मार्केट में डाल देता है और कोई भी उसको ख़रीद कर मतलब 49 हिस्से भी ख़रीद सकता है या 10 बंदे भी, जिस तरह से चाहे कोई भी ख़रीद सकता है, लेकिन 49 हिस्सों में से ही वो ख़रीदेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा, जो फ़र्म का मालिक है उसके पास पैसा चला जाएगा और उस पैसे से वो मज़ीद प्रोडक्शन करेगा। तो ये है, लेकिन 51 जो हिस्से हैं वो अपने पास रखता है। तो ये कुछ इसकी टाइप्स थी। तो यहाँ पे फ़र्म की तारीफ़ आप करें और फ़र्म की जो मुख्तलिफ़ टाइप्स है वो आप याद रखें। 2 सवाल मैंने बता दिए यहाँ तक। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप्स। इसकी बात पहले भी हो चुकी है। एंटरप्रेन्योरशिप्स रेफर टू मैनेजमेंट स्किल्स और द पर्सनल इनिशिएटिव टू यूज़ द टू कंबाइन रिसोर्सेज इन प्रोडक्टिव वे और टू प्रोड्यूस गुड्स। एंटरप्रेन्योरशिप्स मैनेजमेंट स्किल्स होती है या किसी भी शख्स की कोशिश होती है कि वो चीज़ें मिलाएं या चीज़ों को कंबाइन करें जिससे चीज़ें प्रोड्यूस हों।
इसमें ये है कि जो उसके पास लेबर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, या उसके पास जो ज़मीन है उसको प्रोडक्टिव वेज में इस्तेमाल कर सके वो शख्स। तो ये स्किल्स होती हैं जिसकी बुनियाद पर वो जो है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, और जो उसके पास रिसोर्सेज है उनको प्रोडक्टिव वेज में इस्तेमाल करता है। उसके बाद है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज सिंपली क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यानी लेबर और कैपिटल ही क्यों है मैं बताता हूँ। उसके अलावा भी प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो ये है, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एल एन ई टी पी और ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ उसने बताया हुआ है कि क्यू जो है वो कैपिटल है, कि क्यू जो है आउटपुट है, कि कैपिटल है, एल लेबर है, एन नेचुरल रिसोर्सेज है, ई एंटरप्रेन्योरशिप, टी टेक्नोलॉजी, पी पावर। लेकिन वो सादा लफ्ज़ों में क्यों कह रहा है कि ये फंक्शन है लेबर का और कैपिटल का। किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में लेबर और कैपिटल ये दो ऐसे अवामिल हैं, ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा तब्दील होते हैं। यानी अगर मैं किसी भी चीज़ के 50 यूनिट बना रहा था और वहाँ पर लेबर मुझे चाहिए थी 10 लोग चाहिए थे बनाने के लिए। अब अगर मैं 100 करता हूँ तो या तो मैं लेबर बढ़ाऊँगा या कैपिटल बढ़ाऊँगा। कैपिटल से मुराद ये है कि या तो मैं उसकी मशीनरी ज़्यादा लेकर आऊँगा, और या जो है मैं लेबर ज़्यादा करूँगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन ज़्यादा मुतासिर होती है। उसके अलावा अब देखें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते, मतलब फिक्स रहते हैं। अगर मैं बताऊँ चमड़ा का कोई काम है मेरा, या कार बनाने का है, तो देखिए जो रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज यानी लोहा, वो तो सेम ही रहेगा। चाहे मैं 50 कारें बनाऊँ, 100 बनाऊँ या 200 बनाऊँ, जो चेंज आएगा वो या तो लेबर में आएगा या कैपिटल में आएगा। ठीक है। उसके बाद है कोप्योक्लेस प्रोडक्शन फंक्शन। इसका सिर्फ या प्रोडक्शन फंक्शन ही याद रख ले, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ए अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा ये क्या है। ये डिटर्मिनेंट है टेक्नोलॉजी के, यानी टेक्नोलॉजी में अगर इम्प्रूवमेंट होती है या चेंजेस आती है तो उस हवाले से ये है। उसके बाद है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की तारीफ़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं शॉर्ट रन माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बताऊँगा, मैक्रो के हवाले से इस वजह से नहीं बताऊँगा क्योंकि वो कबल अज़ वक्त हो जाएगा। यानी अभी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं है कुछ भी, तो यहाँ मैं कहानी सुनाने बैठ जाऊँ तो कुछ समझ नहीं आएगी। लिहाजा ये उधार है, जैसे पहले मैंने अपना उधार चुकाया है ये भी चुकाऊँगा। इसकी तारीफ़ मैं फिर बता दूँगा शॉर्ट रन की। लेकिन यहाँ अगर आपको शॉर्ट रन की तारीफ़ पूछी जाए पेपर में मिड टर्म में, तो सादा सी बात है, शॉर्ट रन is a period of time in which at least one input in production process is variable and one is flexible. शॉर्ट रन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये होता है कि जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन या जो प्रोडक्शन के हमारे पास है लैंड लेबर कैपिटल, उनमें से कोई एक ज़रूर फिक्स होता है। जब एक ज़रूर फिक्स हो गया तो बाकी वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये है शॉर्ट रन। वेरिएबल से मुराद ये है कि उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, आगे है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक के हवाले से ही बताऊँगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस इज़ वेरिएबल। लॉन्ग रन में कोई भी ऐसा प्रोडक्शन जो फंक्शन है या जो प्रोडक्शन के है जो चार मैंने बताया लैंड लेबर कैपिटल, वो फिक्स नहीं होते, तमाम की तमाम वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा होता है लॉन्ग रन में। उसके बाद है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं। वेरिएबल फैक्टर किसी भी प्रोडक्शन में वो फैक्टर्स होते हैं जो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, जैसे लेबर हो गई। जबकि फिक्स फैक्टर वो होते हैं प्रोडक्शन में जो कि फिक्स होते हैं, यानी जैसे मैं मिसाल दूँ, लैंड हो गई, ज़मीन। तो अब ये बताना ये चाह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स में कि अगर फिक्स फैक्टर फिक्स ही है, उसके साथ मैं वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता जाऊँ तो जो मेरी आउटपुट है वो कम होती जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ, और उसने भी ये मिसाल दी है यहाँ पर। उसने मिसाल ये दी है कि अगर 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें पहले 20 मज़दूर काम करते थे, और जो प्रोडक्शन थी मेरे पास वो मिसाल के तौर पर 100 मन थी। अब उसी 1 एकड़ ज़मीन में फ़िक्स फैक्टर क्या है? ज़मीन। उसी 1 एकड़ ज़मीन में मैं 50 मज़दूर लगा देता हूँ, और जो प्रोडक्शन है वो कितनी है? वो जो है वो 80 हो जाएगी, 90 हो जाएगी। क्यों? इसकी सादा सी मिसाल दूँ, जैसे एक तंदूर है। तंदूर में अगर एक शख्स काम कर रहा है, रोटियां लगा रहा है, तो वो ठीक है, 1 घंटे में 10 रोटियां निकाल देगा। उसके बाद 2 शख्स लगाए मैंने, अब उसमें क्या होगा, एक उसको पेड़े बनाकर दे रहा है और दूसरा उसे रोटियां लगा रहा है। अब वो क्या करेंगे, 1 घंटे में 20 रोटी, इब्तदाई तौर पर तो बढ़ेगा।
फिर मैं कहता हूँ नहीं यार 3 शख्स होने चाहिए तंदूर पे, 3 लगा देता हूँ मैं। अब 2 पेड़े बना रहे हैं, 1 रोटी लगा रहे हैं, चलो जी 30 हो गया। लेकिन जब मैं ये बढ़ाता जाऊँगा लेबर, तो जो काम है वो कम होता जाएगा। क्यों? अब रोटी लगाने के लिए उसको जगह ही नहीं होगी, इतने लोगों को खड़ा होने के लिए जगह ही नहीं होगी। एक तंदूर के गिर्द कितने घेरे लगाऊँ मैं? तो ये बातें हैं। तो इस तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं, जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर आप इंक्रीज़ करते जाते हैं तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जाती है। उसके बाद है टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इसकी तारीफ मैंने भी लिखी है, किताब वाले ने भी लिखी है, जो आपको आसान लगे वो कर लें। टीपीपी टोटल इज़ द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट। यानी जो इनपुट देने के बाद टोटल आउटपुट उसको मिलेगी किसी भी फर्म को, वो उसकी टीपीपी कहलाएगी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहलाएगी। उसके बाद है एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज़ द टीपीपी पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ फैक्टर मैंने जैसे बताया फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं वेरिएबल। तो जो वेरिएबल फैक्टर हैं उसको जब मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा। एवरेज का वैसे फार्मूला भी यही होता है, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाती है ना। तो यहाँ पर एवरेज ये ऐसे ही आएगी, जब टीपीपी को मैं डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगी। इसी तरह है एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज द एडिशन टू टीपीपी बॉट बाय एम्प्लॉइंग द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब ये देखिए, मैं वेरिएबल फैक्टर ही हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर तो चेंज नहीं कर सकते। अब एमपीपी ये होगा कि पहले मैं 5 मजदूर लगाकर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैं 10 मजदूर लगाकर 150 प्रोड्यूस करूँगा। तो एमपीपी क्या आएगी? 50, जो कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, और जो लेबर है वो कितनी है? 5 की। तो इस तरह से एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगी। इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, टीपीपी एफ डेल्टा, मतलब कितना इसमें जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज हुआ कितना हुआ, 100 में 100 और 150 के दरमियान कितना चेंज हुआ, 50 का। उसको डिवाइड करूँगा डेल्टा क्यू एफ से, मजदूर कितने चेंज किए, 5 से 10, तो 5 का फ़र्क है, तो ये आ जाएगा एमपीपी इस तरह से। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एपीपी एंड एमपीपी। एमपीपी और एपीपी के दरमियान क्या रिलेशन है? देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन आसान है, मैं बताता हूँ आपको। इफ़ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इक्वल्स टू एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं। द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, यहाँ पर इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो विल नॉट चेंज। बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है। यहाँ पे देखिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज अबाव द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट विल राइज। यहाँ पे अबाव आ रहा है और राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज बिलो, जब बिलो होगी तो फॉल होगी। तो ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। जब इक्वल का लफ्ज़ आ जाए तो आपने लगाना है नॉट चेंज, अबाव का आ जाए तो फिर राइज आएगा, बिलो का आ जाए तो फॉल आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें। इस लेक्चर से जो सवाल बन सकते हैं या बने हैं वो मैंने आपको दरमियान में ही बता दी, 2 सवाल मैंने बताए। तीसरा सवाल जो है वो ये है, एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है वो पेपर में। तो ये था आज का लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।